हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रिंकू सर आपका एक बार फिर अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबको सबसे पहले महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आपके सारे सपने पूरे करें और ज़िंदगी में आपके खुशियां ही खुशियां आएँ। दोस्तों, आज मैं फिर एसएससी के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं एमसीक्यूज़ के माध्यम से अपने इस वीडियो के द्वारा। दोस्तों, ये क्वेश्चंस जो हैं वो पिछली परीक्षाओं में एसएससी के विभिन्न एग्जाम्स में लाइक एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ आदि परीक्षाओं में आए हुए हैं दोस्तों। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला लोकपाल निम्नलिखित में से किसे बनाया गया? देखिए, समझिए जरा, लोकपाल क्या होता है पहले ये समझे। लोकपाल का मतलब अगर इसका संस्कृत में अर्थ देखा जाए तो लोकपाल का मतलब होता है लोगों का मित्र। तो दोस्तों, लोकपाल एक तरह का पद है, एक डेजिग्नेशन है दोस्तों। लोकपाल जो है वो प्रधानमंत्री से लेके किसी भी अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप अगर लगते हैं तो उनकी जांच कर सकता है, उनकी ऊपर कार्रवाई कर सकता है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि भारत में जो लोकपाल पहले बनाए गए थे वो बनाए गए थे पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष बनाए गए दोस्तों। इनको कब बनाया गया दोस्तों? 2019 में पिनाकी चंद्र घोष को भारत का पहला लोकपाल बनाया गया दोस्तों। देश का पहला लोकपाल जो बनाया गया वो पिनाकी चंद्र घोष। दोस्तों, ये कौन थे पिनाकी चंद्र घोष? दोस्तों, जो पिनाकी चंद्र घोष हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं और उसके बाद इनको देश का पहला लोकपाल बना दिया गया। देखिए, ये लोकपाल अध्यक्ष हैं। जो लोकपाल अध्यक्ष होता है उसके अलावा उसमें 8 सदस्य और होते हैं इस पूरी लोकपाल की जो उनकी परिषद होती है उसमें। और मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में लोकपाल के जो अध्यक्ष हैं, चूँकि अभी ये हट चुके हैं, तो वर्तमान में जो है वो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार मोहंती। ये मोहंती, प्रदीप कुमार मोहंती जो हैं वर्तमान में कार्यवाहक लोकपाल अध्यक्ष हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेपाल हिमालय से निम्नलिखित में से कौन सी नदी नहीं गुजरती है? दोस्तों देखिए, मैं आपको बता दूं, हिमालय जो है वो बहुत बड़ा है, उसमें अलग अलग हिस्से हैं। उसके एक हिस्से को हम नेपाल हिमालय कहते हैं। तो नेपाल हिमालय से देखिए मैं आपको बता देता हूँ, गंडक जो है वो निकलती है, घाघरा निकलती है और कोसी नदी, ये तीनों नदियाँ निकलती हैं। तो कौन नहीं गुजरती है? तो ये है दोस्तों नर्मदा। नर्मदा नदी जो है दोस्तों ये जो नेपाल हिमालय से नहीं गुजरती है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत में बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में आरटीजीएस में जी का क्या अर्थ है दोस्तों? देखिए दोस्तों, मैं बताता जा रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत लेटेस्ट हैं। एसएससी एमटीएस 2021 की मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन कहता है कि आरटीजीएस, देखिए दोस्तों, जो बैंकिंग टर्म है आरटीजीएस, इसका फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो इसमें जी का अर्थ उन्होंने पूछा है, तो ग्रॉस, और ग्रॉस का हिंदी अर्थ होता है दोस्तों सकल। जैसे आपने जीडीपी पढ़ी हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, तो उसी तरह से ये ग्रॉस का मतलब होता है सकल। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में किसके उन्मूलन से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है? दोस्तों, इनमें से जो आर्टिकल 17 है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये है
अप्रस्यता से। अप्रस्यता क्या कहलाती है? छुआछूत दोस्तों, छुआछूत यानी कि जो इस तरह का भेदभाव रखते हैं। मतलब जब हमारा संविधान बना उसके पहले विभिन्न लोगों में, विभिन्न जातियों में ये था, छुआछूत की भावना थी। उसको दूर करने के लिए इसको आर्टिकल 17 में रखा गया है कि अस्पृश्यता का कोई भी उपयोग नहीं करेगा, यानी कि छुआछूत जैसी कुरीति नहीं मानी जाएगी और इससे अस्पृश्यता का अंत हुआ अनुच्छेद 17 के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति के संरक्षणकर्ता कौन थे? देखिए 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं और जो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं उनके सबके संरक्षणकर्ता होते थे और जो संरक्षणकर्ता होता था वो उस समय का यानी तत्कालीन शासक होता था दोस्तों। तो पहली बौद्ध संगीति किसके समय में हुई? सीधा उसने ये पूछा है, संरक्षणकर्ता मतलब किसके समय में पहली बौद्ध संगीति हुई? तो दोस्तों ये है अजातशत्रु। अजातशत्रु जो थे वो बिंबिसार के पुत्र थे दोस्तों। वो थे बिंदुसार के, माफी चाह रहा हूँ, बिंदुसार के पुत्र थे दोस्तों ये। और ये जो थे वो मगध साम्राज्य के राजा थे दोस्तों, मगध साम्राज्य के शासक थे दोस्तों। चारों बौद्ध संगीति याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, इसको आप याद रखें। अका, अक, आ से हो गया दोस्तों अजातशत्रु, का से हो गया कालाशोक, फिर आ से हुआ अशोक और फिर का से हुआ कनिष्क। अका, अक माने आ माने अजातशत्रु, का बड़ा का है यानी कालाशोक और फिर आ है तो इसका मतलब अशोक और फिर का है तो कनिष्क। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? किसने की रक्त परिसंचरण की खोज दोस्तों? विलियम हार्वे। इनका नाम फेमस है, बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे हैं। ये वास्तव में एक चिकित्सक थे, एक डॉक्टर थे और इन्होंने ही सबसे पहले ये ज्ञात किया था दोस्तों कि जो हृदय है, हृदय मस्तिष्क और शरीर के अन्य अंगों के लिए रक्त को पंप करता है। हृदय मस्तिष्क और शरीर के अन्य अंगों के लिए रक्त को पंप करता है दोस्तों। ये पहली बार इन्होंने बताया था और इन्होंने ही जो रक्त परिसंचरण है उसकी खोज की थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में भारत के किस राज्य में दचिकाम राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों? बड़ा फेमस है दचिकाम राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों, ये है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जो राष्ट्रीय उद्यान है दचिकाम, ये किस लिए फेमस है? ये है हंगुल के लिए फेमस। हंगुल, हंगुल क्या है? ये कश्मीरी हिरण है। कश्मीरी हिरण, कश्मीरी हिरण जो होता है उसको हम हंगुल कहते हैं और ये जो दचिकाम है वो हंगुल के लिए विश्व भर में फेमस है। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में द्विसदनी विधानमंडल है दोस्तों? द्विसदनी विधानमंडल मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। एक तो है महाराष्ट्र में, 6 ऐसे राज्य हैं महाराष्ट्र, दूसरा कर्नाटका यानी कर्नाटक, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा है इसी का टूटा हुआ तेलंगाना और 5वां है उत्तर प्रदेश और 6वां है बिहार दोस्तों। कुल 6 राज्य हैं जहां पर दोस्तों विधानमंडल कैसी है? द्विसदनात्मक है। देखिए जैसे केंद्र में संसद है वैसे ही राज्य में विधानमंडल है। विधान जैसे केंद्र में संसद के जो 2 सदन हैं, कौन सा? एक राज्यसभा, दूसरा राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। इसी तरह से विधानमंडल के भी जब 2 द्विसदनात्मक होती है तो उसके 2 अंग या 2 उसके सदन हो जाते हैं। एक होती है विधान परिषद और दूसरी होती है विधान सभा दोस्तों। तो 6 राज्य
ऐसे हैं दोस्तों ये जिनमें जो विधानमंडल है वो द्विसदनात्मक है, बाकी राज्यों में सिर्फ विधानसभाएं हैं, बाकी राज्यों में सिर्फ विधानसभा है। इन 6 राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, जैसे केंद्र में राज्यसभा है। तो दोस्तों कौन कौन से? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इसमें ये ऑप्शन जो है वो बिहार है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है जिन्होंने विंबलडन, यहाँ थोड़ा सा, विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में स्वतंत्र भारत का प्रतिनिधित्व निभाया या किया? स्वतंत्र भारत यानी भारत की स्वतंत्रता के बाद इनमें से कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये भारत का विंबलडन में प्रतिनिधित्व किया? दोस्तों ये है रामनाथन कृष्णन। रामनाथन कृष्णन जो था दोस्तों, इन्होंने 1954 में, स्वतंत्रता के बाद 1954 में जो जूनियर वर्ग का विंबलडन था उसमें एकल पुरुष यानी पुरुष एकल का खिताब यानी मेंस सिंगल का खिताब जीता था दोस्तों। कब? 1954 में। कौन सा? विंबलडन जूनियर का खिताब। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को यूनेस्को द्वारा किस नृत्य को यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है? दोस्तों ये है कालबेलिया। कालबेलिया जो है इसको यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। मैं आपको बता दूं कि कालबेलिया जो है वो दोस्तों राजस्थान का एक नृत्य है। राजस्थान में एक जनजाति है दोस्तों कालबेलिया, उनके द्वारा ही ये नृत्य किया जाता है और ये सांपों को पकड़ने का काम करती है कालबेलिया। दोस्तों आपको मैं बता दूं गिद्धा पंजाब से है, भांगड़ा भी पंजाब से है और दलखाई जो है दोस्तों ओडिशा से है। आगे बढ़ते हैं। भरतनाट्यम में भारत में, अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट के रूप में से एक वह किस भारतीय राज्य का मर्दानी खेल है? दोस्तों मर्दानी खेल एक किसी राज्य में, इनमें से किसी एक राज्य में खेला जाता है जो मुख्यतः डिफेंस और आक्रमण के लिए फेमस है। इसमें ये जो राज्य है मैं आपको बता दूं वो राज्य है महाराष्ट्र। जो मर्दानी खेल है इसमें क्या होता है दोस्तों, जो खिलाड़ी होता है वो एक तलवार लिए रहता है और एक ढाल, पतली सी तलवार होती है लंबी सी, और एक ढाल नुमा एक जिसको वहाँ के लोकल भाषा में कुछ एक नाम है उसका, अभी तो फिलहाल मुझे याद नहीं। तो वो जो ढाल होती है, हम ढाल कह सकते हैं उसको, और एक तलवार होती है, उसमें बचाव और आक्रमण दोनों यानी कि मार्शल आर्ट की कला के रूप में उसको खेला जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से डेबिट कार्ड कितने अंक का होता है? दोस्तों डेबिट कार्ड जो है वो 16 अंक का होता है। इसके पहले 6 अंक बैंक को दर्शाते हैं, पहले 6 अंक बैंक को दर्शाते हैं और अंतिम जो 10 अंक होते हैं वो उस खाता धारक की यानी जो डेबिट कार्ड जिसके नाम इशू हुआ है उसकी पहचान संख्या होती है। उसकी पहचान संख्या के लिए इन 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है और जो आगे के 6 अंक होते हैं वो बैंक, संबंधित बैंक शाखा की पहचान के लिए होता है। दोस्तों डेबिट कार्ड क्या होता है? डेबिट कार्ड का मतलब ये होता है कि ऐसे तरीका जिसमें हम बिना जेब में या अपनी पॉकेट में या पर्स में कैश रखे हुए कार्ड के रूप में उसमें अपने अकाउंट से उसको जोड़कर कार्ड के रूप में रखते हैं और जब चाहें उसको हम कहीं भी किसी भी एटीएम मशीन से उसमें से पैसा निकाल सकते हैं, वो डेबिट कार्ड कहलाता है। दोस्तों संघ की कार्यपालिका का हिस्सा निम्नलिखित में से किसे नहीं माना जाता? दोस्तों देखिए हमारे देश में 2 तरह की कार्यपालिका हैं। एक जो मतलब 2 तरह की संस्थाएं होती हैं, एक होती है कार्यपालिका और दूसरी होती है न्यायपालिका।
तो दोस्तों कार्यपालिका के अंग कौन कौन से हो सकते हैं? वो है राष्ट्रपति 1, मंत्रिपरिषद 2 और प्रधानमंत्री 3। जबकि भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है वो न्यायपालिका का हिस्सा है। न्यायपालिका का हिस्सा जो है वो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। स्वपोषी पोषण निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव में पाया जाता है? स्वपोषी पोषण माने इनमें से 4 में ऑप्शन में से एक कोई ऐसा है जो स्वयं ही अपना भोजन बनाता है या उसका निर्माण करता है। बाकी जो 3 हैं, बाकी इनमें से जो 3 ऑप्शन होंगे दोस्तों वो परपोषी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। चलिए देखते हैं। प्रोटोजोआ में मच्छर वगैरह आते हैं, तो ये जो है किल्ली वगैरह है, ये दूसरों पे जीवन निर्भर रहता है। कवक का जीवन भी दूसरों पे निर्भर रहता है। विषाणु तमाम प्रकार के वायरस बॉडी में पहुंचते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जीवाणु एक ऐसा है जो अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है, जैसे मान लीजिए सड़े गले मांस हैं या और अन्य चीज़ें हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करता है, यानी किसी पर निर्भर नहीं रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हवाओं का देश किसे कहा जाता है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, हवाओं का देश का मतलब समझिए। हवाओं का देश का मतलब है कि ऐसा देश जहाँ पर हवा यानी कि वायु यानी पवन के माध्यम से बिजली आदि उत्पन्न की जाती हैं, वो हवाओं का देश है। तो इसमें दोस्तों पहला स्थान विश्व भर में डेनमार्क का है। डेनमार्क में सबसे ज़्यादा पवन चक्की हैं जिनके द्वारा विश्व में सर्वाधिक बिजली का उत्पादन किया जाता है। बिजली उत्पादन दोस्तों विश्व भर में पवन चक्की के द्वारा यानी पवन ऊर्जा के द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है, वो डेनमार्क है पहले स्थान पे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पद्म विभूषण किसे दिया गया? दोस्तों जितने भी पद्म पुरस्कार हैं इनकी शुरुआत 1954 में की गई थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितने भी पद्म पुरस्कार हैं इनकी शुरुआत 1954 में की गई थी। इनमें से सबसे पहले जो पद्म विभूषण दिया गया था वो दिया गया था दोस्तों सत्येंद्रनाथ बोस को। सत्येंद्रनाथ बोस को पहला पद्म विभूषण दिया गया था। कब दिया गया था? 1954 में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत में जो पुरस्कार दिए जाते हैं सिविलियंस को, उनमें से सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न, उसके बाद है पद्म विभूषण, उसके बाद है पद्म भूषण, उसके बाद है पद्म श्री। तो ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा असैनिक सम्मान है, जिसे 1954 में सबसे पहले सत्येंद्रनाथ बोस को दिया गया था। दोस्तों कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? दोस्तों कार्य करने की दर क्या कहलाती है? देखिए ये भी क्वेश्चन बिल्कुल लेटेस्ट है। कब आया है? वर्ष 2022 में CGL एग्जाम में आया हुआ है, आफ्टरनून शिफ्ट में। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं दोस्तों, जो विभिन्न SSC एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो दोस्तों कार्य करने की दर क्या कहलाती है? कार्य करने की दर जो कहलाती है दोस्तों वो है शक्ति यानी कि पावर। शक्ति जो है इसका मात्रक जो होता है दोस्तों वो है वाट। और मैं आपको बता दूं वाट जो है इसका एक और मात्रक है हॉर्स पावर। और एक हॉर्स पावर होता है दोस्तों 746 वाट के बराबर। एक अश्व शक्ति या एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। दोस्तों बल जो होता है, बल का मात्रक दोस्तों न्यूटन, ऊर्जा का मात्रक है जूल दोस्तों, और आवेश का मात्रक है न्यूटन सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस धर्म से 4 महान सत्यों की अवधारणा संबंधित है? देखिए दोस्तों 4 जो आर्य सत्य बोला जाता है इनको, आर्य सत्य
ये संबंधित हैं बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य कौन से कहे गए हैं? एक तो है दोस्तों दुख, फिर दुख कहा जाता है उसमें, फिर दुख का कारण, फिर दुख का निवारण, और लास्ट में है दुख निवारण के अष्टांगिक मार्ग। 4 आर्य सत्य में फिर अब दोबारा रिपीट करता हूँ। दुख पहला है, यानी संसार दुख का कारण है। तो पहला है दुख, दूसरा है दुख का कारण, तीसरा है दुख निवारण के उपाय, और चौथा है दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग। ये 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। द इंग्लिश टीचर इनमें से किस भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई है? दोस्तों इंग्लिश टीचर जो है दोस्तों वो बहुत फेमस राइटर है, R.K. नारायण द्वारा लिखी गई है। इनकी एक और फेमस पुस्तक है दोस्तों, ये है मालगुडी डेज। मालगुडी डेज, ये इस पे दूरदर्शन पे एक सीरियल भी आता था दोस्तों, मालगुडी डेज के नाम से। तो मालगुडी डेज में तमाम प्रकार की कहानियों से भरा ये उपन्यास है, उसी का एक हिस्सा है द इंग्लिश टीचर। इसी मालगुडी डेज का एक हिस्सा है, एक संस्करण है, वो है द इंग्लिश टीचर, और इन दोनों के जो लेखक हैं वो R.K. नारायण है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? दोस्तों कंप्यूटर डेटा बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। सबसे छोटी इकाई जो है वो बिट है। जो बिट है वो 8 बिट बराबर 1 बाइट। दोस्तों 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट, और 1024 KB किलो बाइट। दोस्तों ध्यान दीजिए, 1024 किलो बाइट बराबर 1 मेगाबाइट। बाइट इसको हम MB भी कहते हैं, मेगाबाइट। और ध्यान दीजिए 1024 मेगाबाइट बराबर 1 GB यानी कि गीगाबाइट, और 1024 GB बराबर 1 TB यानी कि टेराबाइट होता है। दोस्तों समझिए फिर से, बिट जो है वो कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई है। 8 बिट बराबर 1 बाइट, और 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट, और 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट बराबर 101 GB यानी 1 गीगाबाइट, और 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस स्थान पर भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष प्राप्त हुआ था? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भगवान महावीर स्वामी को जो मोक्ष मिला था वो पावापुरी में मिला था। पावापुरी का एक जो है, पहले ये कहाँ है? ये बिहार के नालंदा जिले में, नालंदा जिले में है, बिहार के नालंदा जिले में। इसका एक नाम और है अप्पापुरी। अप्पापुरी का अर्थ क्या होता है? पाप से रहित नगरी, यानी पाप रहित नगरी, यहाँ पर कोई पाप ना हुआ हो, वो अप्पापुरी थी। अप्पापुरी का नाम बदलकर जो दूसरा था, वास्तविक नाम था, वो पावापुरी था। कहाँ है ये? नालंदा जिले, बिहार के नालंदा जिले में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। किस खेल में तान्या हेमंत संबंधित हैं? किस खेल से संबंधित हैं दोस्तों? ये है बैडमिंटन से। बैडमिंटन की एक बड़ी खिलाड़ी के रूप में उभर कर सामने आई हैं। इन्होंने अपना पहला खिताब 2018 में, वर्ष 2018 में इन्होंने अपना पहला खिताब जीता था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पद्म भूषण कुमुदनी लाखिया किस नृत्य से संबंधित हैं? दोस्तों पद्म भूषण इनको मिला है। नाम है इनका कुमुदनी लाखिया। किस नृत्य से संबंधित हैं? तो ये है दोस्तों कथक। देखिए CHSL 2022 का एकदम मॉर्निंग शिफ्ट का लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
और ये जो संबंधित है ये कथक से संबंधित है। कथक कहाँ का? उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश का नृत्य है। मणिपुरी मणिपुर का है जैसा नाम। भरतनाट्यम तमिलनाडु और ओडिसी ओडिशा राज्य का नृत्य है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से कौन सा आईएसओ प्रमाणन संबंधित है? देखिए मैं आपको बता दूं दोस्तों कि विश्व भर में जो आईएसओ है, पहले थोड़ा आईएसओ के बारे में बताता हूं। आईएसओ तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या करते हैं? ये आईएसओ प्रमाण पत्र जारी करते हैं। क्यों जारी करते हैं, किस लिए जारी करते हैं दोस्तों? ये एक पहले तो गैर सरकारी संस्था है, ये कोई सरकारी संस्था नहीं है आईएसओ। और इनका काम क्या है कि ये एक प्रमाण पत्र जारी करते हैं किसी पदार्थ के गुणवत्ता से संबंधित या किसी भाषा की गुणवत्ता से संबंध, भाषा के लिए भी करते हैं, या फिर किसी पदार्थ के से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित उसकी मान लीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट है तो उसकी जो सूचना प्रबंधन से संबंधित है, सूचना सुरक्षा प्रबंधन से संबंधित होता है, किसी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता से संबंधित हो सकता है। तो ये इससे फ़ायदा क्या होता है कंपनियों को जिनको ये प्रमाणन जारी किया जाता है दोस्तों? इससे फ़ायदा ये होता है कि जो भी कंपनियां हैं जिनको जो ये प्रमाणन मिल जाता है उससे उनको अपना प्रोडक्ट बेचने में आसानी होती है दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो जितने भी प्रमाणन हैं ये आईएसओ इंडिया जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको जारी किया जाता है दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये उन्होंने कहा कि पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित, पर्यावरण प्रबंधन प्रणालियों से संबंधित है तो वो है दोस्तों 14001। 14001 जो है वो प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है दोस्तों। मैं आपको और बता देता हूँ कि 9001 जो है वो गुणवत्ता से संबंधित है, किसी भी पदार्थ की गुणवत्ता से संबंधित है। 27001 जो है वो सूचना सुरक्षा प्रमाणन है, ये गुणवत्ता प्रमाणन है, ये सूचना सुरक्षा प्रमाणन है। एक और होता है 22000 दोस्तों, एक और होता है 22000। अगर मैं यहाँ पे एक जीरो और बढ़ा दूँ तो ये है दोस्तों खाद्य सुरक्षा प्रमाणन। खाद्य सुरक्षा प्रमाणन, खाद्य सुरक्षा प्रमाणन 22000। 9001 गुणवत्ता प्रमाणन है। 14001 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है। 27001 जो है दोस्तों वो सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। जो सिख धर्मशास्त्र का पहला औपचारिक संस्करण था वह 5वें सिख गुरु कौन से हैं वो नाम बताना है हमें, ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था। देखिए सिख धर्म का जो शुरुआती संस्करण था आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ जो था उसको बाद में गुरु ग्रंथ साहब के नाम से जाना गया। तो जो आदि ग्रंथ का जो संकलन किया था वो इनमें से किस गुरु ने किया था? तो दोस्तों ये थे सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था जिसे बाद में हम गुरु ग्रंथ साहब के नाम से जानते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहब के नाम से जानते हैं। इस सिखों के 5वें गुरु थे और शहीद होने वाले सिखों के पहले गुरु थे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सूर्य पृथ्वी को निम्नलिखित में से किसके माध्यम से गर्म करता है? देखिए दोस्तों जो 3 तरह के पदार्थ होते हैं, पहला ठोस होता है, दूसरा द्रव होता है और तीसरा गैस होता है। देखिए ठोसों में जो ठोस जिनके अणु पास पास होते हैं उनमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा
पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वो चालन है। ठोस में जो ऊष्मा पहुंचाई जाती है वो चालन के माध्यम से है, और जो द्रव होते हैं उनमें संवहन और जो गैस होती है उनमें विकिरण के माध्यम से। लेकिन ये एक ऐसा माध्यम है विकिरण दोस्तों जिसमें गैस की भी आवश्यकता नहीं होती है, चूँकि प्रकाश जो ताप है, सूर्य का ताप जो है वो प्रकाश ऊर्जा के रूप में पृथ्वी तक आता है। तो बीच में यानी अंतरिक्ष में कोई माध्यम नहीं होता, कोई गैस नहीं होती, उसके बावजूद भी विकिरण के माध्यम से पृथ्वी पर आता है और पृथ्वी के अणुओं को, चूंकि पृथ्वी के वायुमंडल में गैसें हैं, तो उन अणुओं, पृथ्वी के जो वायुमंडल में गैसें हैं उन गैसों के अणुओं को ये गर्म करके पृथ्वी तक सूर्य का ताप आ जाता है या सूर्य ताप पृथ्वी तक पहुंचता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रुपए का अवमूल्यन होने पर भारतीय निर्यात पर निम्नलिखित में क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों पहले समझिए इस चीज को। अवमूल्यन का मतलब समझिए। अवमूल्यन का मतलब होता है रुपए का मूल्य गिर जाना, और रुपए की वैल्यू गिर जाना। तो देखिए दोस्तों, रुपए की जब वैल्यू गिर जाती है तब क्या होता है, जरा देखते हैं। निर्यात मूल्य स्थिर बना रहे, ये तो सवाल ही नहीं उठता है। निर्यात मूल्य सस्ता हो जाता है, निर्यात मूल्य मूल्यवान हो जाता है, निर्यात मूल्यवान में उतार चढ़ाव होता है। जरिए देखते हैं जरा दोस्तों, जब भी भारतीय रुपए में गिरावट आएगी यानी रुपए की वैल्यू गिर जाएगी यानी रुपए सस्ता हो जाएगा, तब क्या होगा, निर्यात जो है वो भी सस्ता हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? यानी कि जैसे निर्यात तो आप समझते ही हैं कि किसी चीज़ का निर्यात करना, तो निर्यात सस्ता हो जाएगा। तो निर्यात क्यों सस्ता हो जाएगा? क्योंकि रुपए की वैल्यू गिर गई है। जब रुपए की वैल्यू गिर गई है तो निर्यात तो सस्ता हो ही जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। गर्म लोहे के टुकड़े को चाकू से लोहे के किस गुण के कारण पीटा जा सकता है? देखिए दोस्तों, धातुओं में एक गुण होता है दोस्तों जिसके कारण उसको कितना भी पीटे वो टुकड़े टुकड़े नहीं होती है, यानी कि उसकी परत जो है वो पतली बनती चली जाती है। परत जो है वो और पतली और पतली और पतली होती चली जाती है। तो ये जो गुण कहलाता है, जो कोई भी धातु हो उनमें अगर उसको पीटा जाए, अगर उनमें वो गुण हैं जिसके अभी हम आंसर देने वाले हैं, वो गुण है, तो उसको पीटने के बाद भी वो पतला होता चला जाएगा लेकिन वो टूटेगा नहीं। तो मैक्सिमम पतला होता चला जाएगा। तो क्या होगा, वो गुण है आघातवर्धनीयता का। आघातवर्धनीयता जैसे चांदी है, तो चांदी को पीट पीट कर उसको बहुत पतला कर दिया जाता है और उसके चांदी के वर्क बनाए जाते हैं जो मिठाइयों आदि में लगते हैं। तो आप देखते हैं कि वो वर्क इतना पतला होता है, बिल्कुल पतला हो जाता है, बहुत महीन हो जाता है। ये चांदी का गुण जो है उसका आघातवर्धनीयता कहलाते हैं। ये चीज़ लोहे में भी होती है। लोहे को भी पीट कर उसको बहुत पतला बनाया जा सकता है, जिसको हम आघातवर्धनीयता कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री है? दोस्तों अगर ये पूछा जाए कि भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी, तो वो थी दोस्तों पहली महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी। ये कैसी थी? पूर्णकालिक नहीं थी, ये कैसी थी? कार्यवाहक। और अगर ये पूछा जाए कि पहली पूर्णकालिक, तो है वो दोस्तों वर्तमान में जो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। कब बनाया गया था इनको पहली बार? 2019 में। सबसे पहले इनको 2019 में देश का वित्त मंत्री बनाया गया था। ये पहली पूर्णकालिक देश की वित्त मंत्री है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं।
सोने के सिक्के गुप्त काल के दौरान किस नाम से जाने जाते थे? दोस्तों जो गोल्ड कॉइन था वो गुप्त काल में दोस्तों दीनार के नाम से जानते थे। दीनार जो था दोस्तों ये कुषाण वंश के कनिष्क द्वारा चलाए गए जो सोने के सिक्के उनसे थोड़ा सा हल्का होता था और इनमें मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये सिक्के थे दोस्तों, जस्ट ए मिनट, चलिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि ये जो दीनार था वो गुप्त काल में इसको गुप्त काल में माना जाता है। आपको मैं ये भी बता दूं कि जो मुग़ल शासक अकबर थे उन्होंने भी दीनार के नाम से ही सोने के सिक्के जारी किए थे कुछ समय के लिए। तो जो दीनार होता था वो लगभग 144 ग्रेन का होता था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वास्तुशिल्प का नोबेल पुरस्कार को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों वास्तुशिल्प का नोबेल पुरस्कार जो है वो प्रियत्ज़कर पुरस्कार को जाना जाता है। प्रियत्ज़कर पुरस्कार जो है ये किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों? हयात फाउंडेशन के द्वारा दिया। प्रियत्ज़कर जो है वो एक परिवार है, पूरी फैमिली है, उन्होंने एक हयात फाउंडेशन बना रखा है, उसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, किस लिए दिया? जो बेहतरीन वास्तुशिल्प का जो निर्माण करते हैं, जो आर्किटेक्ट, उनको हम मतलब उनको ये पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। आर्किटेक्ट का मतलब समझते होंगे कि जो अच्छे बिल्डिंग्स का निर्माण करते हैं, अच्छे मोनूमेंट्स का निर्माण करते हैं या अच्छी किसी इमारत का निर्माण करते हैं, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जेफ बेजोस किस ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से जुड़े हैं? दोस्तों जेफ बेजोस जो है मैं आपको बता दूं कि इनकी जो ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है वो अमेजॉन है, अमेजॉन या अमेजॉन है दोस्तों। देखिए मैं आपको बता दूं स्नैपडील, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा और साथ में अमेजॉन, ये चारों की चारों ऑनलाइन शॉपिंग ऐप हैं। और जो अमेजॉन है वो जेफ बेजोस की है। जेफ बेजोस इसके सीईओ और संस्थापक भी हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं वर्ष 2018 में जेफ बेजोस विश्व के सबसे रईस व्यक्ति की सूची में प्रथम स्थान पर थे और अब आज की तारीख में यानी कि आज जो वर्तमान जो अभी फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी की गई लिस्ट है उसमें ये 10 से भी बाहर हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। रामलीला को यूनेस्को की मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? दोस्तों पहले ये समझें कि अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर क्या है। देखिए जिन चीज़ों को हम टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जैसे ताजमहल है, रानी की बाव है या और अन्य जैसे टाइगर रिजर्व है, तो जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो है मूर्त धरोहर। और जिनको हम सिर्फ देख तो सकते हैं लेकिन उनको इस तरह से टच नहीं कर सकते हैं, जिनका कोई अपना इस तरह का वजूद, जैसे कोई क्लासिकल डांस हुआ तो वो हम उसको टच नहीं कर सकते कि क्लासिकल डांस ये खड़ा है तो इसको हम पकड़ लें, टच कर लें, तो वो कहलाती है अमूर्त। तो रामलीला जो है वो एक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है दोस्तों। इसको यूनेस्को ने सबसे पहले शामिल किया था वर्ष 2008 में। जितने भी अमूर्त सूची, अमूर्त धरोहर, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर हैं उनमें सबसे पहले 2008 में रामलीला को शामिल किया गया था दोस्तों। वर्तमान में इन अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की जो संख्या है वो 14 है दोस्तों। वर्ष 2022 दिसंबर तक ये संख्या जो है वो 14 है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कितने मिनट की फुटबॉल मैच में अंतराल की अवधि होती है? दोस्तों फुटबॉल मैच कुल 90 मिनट का होता है, पहले तो ये समझे। उसमें 45 मिनट के 2 पार्ट होते हैं
और इस बीच में एक 15 मिनट का ब्रेक होता है दोस्तों। 15 मिनट का एक रेस्ट मिलता है कि दोनों टीमों को। इसको कहते हैं हाफ टाइम, इसको बोलते हैं हाफ या हाफ टाइम। तो 45 मिनट का खेल होता है, फिर हाफ टाइम होता है ये, या उस ब्रेक होता है, फिर 45 मिनट का खेल खेला जाता है। तो आंसर होगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष कालिदास सम्मान प्रदान करने वाला कौन सा राज्य? दोस्तों कालिदास सम्मान प्रदान करने वाला जो राज्य है दोस्तों वो है मध्य प्रदेश। कालिदास सम्मान की शुरुआत 1980 से की गई थी। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? कला के क्षेत्र में दिया जाता है। कब से इसको प्रारंभ किया गया? 1980 से प्रारंभ किया गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सोनल मानसिंह द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? दोस्तों सोनल मानसिंह जो है वो नृत्यांगना है भरतनाट्यम और ओडिसी की। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु से, ओडिसी जो है उड़ीसा से है। सोनल मानसिंह जो है वो मैं आपको बता दूं कि इनको कालिदास सम्मान मिल चुका है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, और इसके अलावा पद्म भूषण भी मिल चुका है इनको। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक के किस जिले में विरूपाक्ष मंदिर स्थित है दोस्तों? तो कर्नाटक के जो जिला है बेल्लारी, वहाँ पर एक स्थान है हम्पी। हम्पी के जो खंडर हैं, जो हम्पी के जो अवशेष हैं वो यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। आपको मैं एक पिछले वीडियो में बता भी चुका हूँ। तो जो विरूपाक्ष मंदिर है भगवान भोलेनाथ का, आज चूँकि शिवरात्रि है तो वही सामने भी है आज कि विरूपाक्ष मंदिर जो है वो भगवान शिव का एक रूप है। उसी रूप को लेकर ये मंदिर का निर्माण किया गया है। ये मंदिर जो बनाया गया है वो देवराय, जो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे देवराय, उनका एक सरदार था। सरदार नाम था लंकेश, नाम था उसका लंकेश। उसने इस विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कराया था। आगे बढ़ते हैं। ऊष्मागतिकी का पहला नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए ऊष्मागतिकी का पहला नियम क्या कहता है। ऊष्मागतिकी का पहला नियम ये कहता है कि ना तो ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है, केवल उसके रूप परिवर्तित किए जा सकते हैं। आई रिपीट माई वर्ड्स। क्या करें? ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम क्या कहलाता है कि ना तो ऊर्जा को बनाया जा सकता है, ना ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, केवल ऊर्जा का रूप परिवर्तन किया जा सकता है। इसीलिए ऊष्मागतिकी के पहले नियम को हम ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण, ना तो ऊर्जा को बनाया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, केवल और केवल उसके रूप बदले जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। राजकोषीय घाटा निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? दोस्तों राजकोषीय जो घाटा है वो कुल व्यय, आप समझें जरा इसको, फिर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में, कुल व्यय जो होता है उधार के अलावा वो कहलाता है। मैं आपको थोड़ा इसको सरल भाषा में बताता हूँ। देखिए जब भारत सरकार जितनी भी एक वर्ष में आमदनी करती है और उसका जो खर्च होता है, तो खर्च में से आमदनी को घटाने पर जो शेष बचता है उसको हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। घाटा माने हानि। फिर से इसको समझिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक महीने में 10,000 रुपये कमाए। अब वो 10,000 रुपये कमाए और खर्चा हुआ हमारा, मान लीजिए खर्च हो गया 12,000। तो 12,000 रुपये में से हमारा इनकम जो है वो है 10,000 रुपये। इसका मतलब है कि जो हमको घाटा पड़ा वो पड़ा 2,000 रुपये का। इसको हम इकोनॉमिक्स की टर्म में इसको कहते हैं, इकोनॉमिक्स की टर्म में राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा।
फिजिकल डेफिसिट कहलाता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं। राजकोषीय घाटा, साल भर में भारत सरकार संसाधनों से जितना पैसा कमाती है और उसके द्वारा जितना व्यय होता है, तो व्यय में से सरकार की जो आमदनी है उसको घटा देते हैं, जो आता है, जो शेष बचता है, वो कहलाता है राजकोषीय घाटा। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो राजकोषीय घाटा होता है वो वास्तव में भारत सरकार के ऊपर एक भार के रूप में होता है। आगे बढ़ते हैं। वस्तु एवं अगला क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को लागू करने वाला विश्व में पहला देश कौन है? दोस्तों ये है फ्रांस। फ्रांस ने सबसे पहले वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया था, इसको लागू किया था फ्रांस ने। मैं आपको बता दूं कि ये भारत में जीएसटी को एक कर के रूप में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। 1 जुलाई 2017 को 101वें संविधान संशोधन के द्वारा, आई रिपीट, 101वें संविधान संशोधन के द्वारा 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी को सभी करों को खत्म करके एक कर के रूप में लागू किया गया, जबकि विश्व में सबसे पहले फ्रांस द्वारा इसको लागू किया गया। आगे बढ़ते हैं। कौन सा कथन वनों के बारे में गलत है? चलिए देख लेते हैं कौन सा कथन गलत है, कौन सा सही है। तो पहला है, वन मिट्टी के कटाव से बचाते हैं। वन मिट्टी को कटाव से, यस, हमने बचपन से पढ़ा है, मिट्टी के कटाव को बचाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने से मिट्टी का कटाव या बचता है, यानी अपरदन कम होता है। एक जंगल में पेड़ वनस्पति की सबसे ऊपरी परत है। जंगल में पेड़ वनस्पति की सबसे ऊपरी परत है। हाँ, पेड़ से ऊंचा कुछ नहीं है जंगल में, यानी वो सबसे ऊपरी परत है, यस। किसी जंगल में झाड़ियां वनस्पति की सबसे निचली परत है ना, यानी आंसर हमारा यही होगा। ये गलत है। क्यों गलत है मैं आपको बताता हूँ। निचली परत कौन सी है? वन जलवायु, जलचक्र और वायु गुणवत्ता को प्रभावित करता है, यस। जो वन है वो जलवायु को प्रभावित करता है। जो जल चक्र है उसको भी प्रभावित करता है। अगर वन नहीं होंगे तो बारिश भी प्रभावित होगी। चलिए, तो जंगल, अब ये हमारा आंसर जो है, किसी जंगल में झाड़ियां वनस्पति की सबसे निचली परत है ना। जो निचली परत है वो होती है घास, फर्न और जड़ी बूटियां। ये वनों की सबसे निचली परत है, जबकि सबसे ऊंची परत जो है वो पेड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला से है? दोस्तों, जो कृष्णा नदी है वो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है, ये सभी पता है। तो जो कृष्णा नदी जो है वो, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये दक्षिण भारत की पूर्वगामी नदी है। दक्षिण भारत की पूर्वगामी नदी है। दक्षिण भारत की पूर्वगामी नदी है। दोस्तों, ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के सह्याद्री पर्वत श्रृंखला से निकलती है। दोस्तों, महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वत श्रृंखला से, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के सह्याद्री पर्वत श्रृंखला से दोस्तों निकलती है, और साउथ यानी दक्षिण की एक पूर्वगामी नदी है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत में चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है? ये तो सब जानते हैं मेरे ख्याल से कि जो आचार संहिता लागू की जाती है वो चुनाव आयोग द्वारा की जाती है। कब की जाती है दोस्तों? चुनाव आयोग द्वारा जिस दिन चुनाव की तिथि घोषित की जाती है, उस दिन से लेकर जब तक चुनाव पूर्णतः संपन्न नहीं हो जाते हैं, परिणाम नहीं आ जाता है, तब तक आचार संहिता लागू रहती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अजातशत्रु निम्न में से किसे कहा
गांधी जी ने। तो दोस्तों गांधी जी ने अजात शत्रु किसे कहा, वो है हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहाँ के थे दोस्तों, ये बिहार से संबंधित हैं और ये देश के पहले राष्ट्रपति थे। अजात शत्रु का मतलब होता है जिसका कोई शत्रु ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मॉन्ट्रियल समझौता जो हुआ था, मॉन्ट्रियल जलवायु को लेकर मॉन्ट्रियल समझौता 1987 में किया गया था। तब से लेकर 16 सितंबर को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन आप जानते हैं O3, ओजोन का जो प्रतीक चिन्ह O3 है और क्या काम है, ये हमको सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट वेव्स यानी कि पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओके आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन भूकंप का प्रभाव नहीं है? कौन सा भूकंप का प्रभाव नहीं है दोस्तों? भूकंप फिर से समझे, निम्न में कौन भूकंप का प्रभाव नहीं है? तो देखिए भूकंप का प्रभाव मृदा द्रवीकरण यानी कि मृदा का द्रवित हो जाना, यस है। हिमस्खलन यानी जमीन का हिलना या गिरना, हिमस्खलन होता है। सुनामी ये तो है ही है। क्या नहीं है? भारी वर्षा नहीं है दोस्तों। भारी वर्षा से भूकंप का कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्न में किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार अभी तक नहीं दिया गया है? देश का दुर्भाग्य है, उस नोबेल पुरस्कार देने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था का भी दुर्भाग्य है जिसने इतनी बड़ी शख्सियत को अभी तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया है। वो है हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जबकि अमर सेन, मदर टेरेसा और कैलाश सत्यार्थी को ये पुरस्कार मिल चुके हैं दोस्तों, नोबेल पुरस्कार। हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न मिल चुका है, पद्म विभूषण मिल चुका है और पद्म भूषण भी मिल चुका है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 4 धाम राजमार्ग 4 तीर्थ स्थलों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, अभी फिल्म आई थी जहां पर त्रासदी हुई थी, उस पर फिल्म भी बनी थी, बद्रीनाथ को जोड़ती है 4 धाम राजमार्ग परियोजना। किस भारतीय राज्य में है दोस्तों? जब हम 4 धाम की यात्रा करते हैं तो 4 धाम परियोजना जो है वो हमको उत्तराखंड में देखने को मिलती है, यानी उत्तरांचल में। भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो कोड नाम से 1948 में इनमें से कौन से राज्य का विलय किया था? तो भारत ने जो ऑपरेशन पोलो चलाया था दोस्तों, वो हैदराबाद के निजाम के ऊपर चलाया था। निजाम के ऊपर 1948 में ये सैन्य कार्रवाई की गई थी, क्योंकि निजाम जो थे वो भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाह रहे थे। सैन्य कार्रवाई की गई थी और इसके जो अगुआ थे वो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए नासा के मानव मिशन के लिए स्पेस एक्स द्वारा अंतरिक्ष यान का क्या नाम रखा गया? स्पेस एक्स द्वारा इसको विकसित किया गया था और ये मानव मिशन था जिसको ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मानव को भेजा जाना था दोस्तों, और ये भेजा भी गया और इसका नाम जो था दोस्तों वो था क्रू ड्रैगन दोस्तों। मैं आपको फिर बताता हूँ, इसका नाम था क्रू ड्रैगन। किसने विकसित किया था? स्पेस एक्स द्वारा। स्पेस एक्स के मालिक कौन है आपको पता होगा? स्पेस एक्स के मालिक जो भी हैं वो आप अपने कमेंट में हमको बताएं दोस्तों। कमेंट के द्वारा स्पेस एक्स के जो मालिक हैं, जो जिनकी कंपनी है, उनका नाम बताएं दोस्तों। चलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इस वीडियो को देखने के लिए आपने समय दिया। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए अपकमिंग एग्ज़ाम जो है एमटीएस या यूपी पुलिस या अदर एग्ज़ाम्स हैं उनमें हेल्पफुल होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ 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 इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी वीडियो किस सब्जेक्ट पे वीडियो देखना आप पसंद करेंगे। आप अपने कमेंट के द्वारा मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।